गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय क्लास। और जैसा आप लोगों को पता है, आजकल हम पढ़ रहे हैं ब्रिटिश संविधान। पिछले लेक्चर में यानी ऑडियो लेक्चर 4 में हमने ब्रिटिश मंत्रिमंडल की बात की थी और मैंने कहा था कि ये टॉपिक 2 लेक्चर्स में या 3 लेक्चर्स में हम खत्म करेंगे। तो अब हम इसको 2 लेक्चर्स में खत्म करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, सेकेंड पार्ट यानी ऑडियो लेक्चर 5 जो है उस टॉपिक का है ये। और आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री के बारे में, प्राइम मिनिस्टर। देखिए, हमने आपसे बताया कि संसदीय प्रणाली, जिसे हम मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी कहते हैं, मंत्रिमंडल के महत्व के कारण उसे कभी कभी प्राइम मिनिस्टीरियल सिस्टम भी कहा जाने लगा है। अब प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में महत्व के कारण, यानी शक्तियां धीरे धीरे केंद्रीकृत होती जा रही हैं और इसी कारण से प्रधानमंत्री के पद का महत्व बढ़ता जा रहा है। यह भी हम जानते हैं कि ब्रिटिश शासन जो है संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय या मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली की एक विशेषता यह है कि वहां 2 प्रकार की कार्यपालिका होती है। एक नाम मात्र की कार्यपालिका, संवैधानिक कार्यपालिका हम कह सकते हैं। संवैधानिक प्रधान होता है वो, जो सम्राट है। ये औपचारिक प्रधान है जो राज करता है। और दूसरी कार्यपालिका होती है वास्तविक कार्यपालिका, वो है मंत्रिमंडल। और मंत्रिमंडल का मुखिया होने के कारण प्रधानमंत्री जो है वो शासन का अध्यक्ष है, हेड ऑफ गवर्नमेंट है। यानी 2 हेड्स हैं वहां पर, एक हेड ऑफ गवर्नमेंट और एक हेड ऑफ स्टेट। सम्राट जो है, किंग जो है, वो हेड ऑफ स्टेट है और प्रधानमंत्री जो है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट है। प्रधानमंत्री हेड ऑफ गवर्नमेंट और सम्राट जो है वो हेड ऑफ स्टेट है। वहां पर एक कहावत है कि राजा राज करता है, शासन नहीं करता। द किंग रेन्स, ही डज नॉट रूल। अभिप्राय यही है स्पष्ट रूप से कि राजा का जो पद है वो गौरव और सम्मान का पद है और बाकी जो मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री हैं, वो वास्तविक शासन का संचालन करते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री के पद का महत्व इतना है ब्रिटेन में, ब्रिटिश शासन प्रणाली में, कि RHS क्रॉसमैन ने यह कहा कि हमने युद्धोत्तर काल में मंत्रिमंडलीय शासन को प्रधानमंत्री शासन प्रणाली में बदलते हुए देखा है। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय सिर्फ यही है कि जैसे एक जमाने में संसदीय शासन प्रणाली हुआ करती थी ब्रिटेन में, फिर धीरे धीरे शक्तियां मंत्रिमंडल के हाथों में आ गई, तो वो व्यवहार में उसको मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली कहा जाने लगा। मंत्रिमंडल का प्रभाव इतना बढ़ गया और अब प्रधानमंत्री का प्रभाव इतना होता है कि उसे प्रधानमंत्री शासन प्रणाली कहा जाने लगा है। यानी प्रधानमंत्री का पद बड़ा महत्वपूर्ण है ब्रिटिश शासन प्रणाली में, ये हम कह सकते हैं। और इसी कारण से अलग अलग लोगों ने उसके पद के महत्व को बताते हुए अलग अलग कहावतों का प्रयोग किया है। जैसे लॉर्ड मॉर्ले का नाम आप लोगों ने सुना होगा सबने, पार्लियामेंटो सुधार के संदर्भ में। उन्होंने प्रधानमंत्री को जो है तारों के मध्य चंद्रमा, यानी समकक्षों में प्रथम कहा, प्राइमस इंटर पेयर्स, यानी समान स्थिति वालों में उसकी स्थिति बेहतर है, ये उन्होंने एक बात कही। लेकिन इस पर फिर अन्य लोगों ने कहा कि ऐसी स्थिति नहीं है, उसकी स्थिति तो समान स्तर वालों में प्रथम की स्थिति नहीं है, बल्कि वो समान स्तर वालों से अलग है। और इसी बात को विलियम हारकोर्ट ने उसको स्पष्ट करते हुए उसे नक्षत्रों के मध्य चंद्रमा कहा। लेकिन इस बात को और आगे बढ़ाया डॉक्टर जेनिंग्स ने। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा भी नहीं है, वो तो वास्तव में जो ग्रहों के मध्य सूर्य की स्थिति होती है उसकी, तो जैसे ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, वैसे ही प्रधानमंत्री का पद भी है कि मंत्रियों की स्थिति ग्रहों की सी है और प्रधानमंत्री की स्थिति सूर्य की सी है। ये
कहा जेनिंग्स महोदय ने। तो कुल मिला के स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री का जो पद है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो समकक्षों में प्रथम नहीं है, प्राइमस इंटर पेयर्स नहीं है, बल्कि वो ग्रहों के मध्य सूर्य है, सौरमंडल का केंद्र है। जैसे सूर्य होता है वैसे ही ब्रिटिश शासन प्रणाली में जो मंत्रिमंडल है उसका केंद्र प्रधानमंत्री है, क्योंकि वही उसी के रहने से प्रधान मंत्रिमंडल रहता है, उसके न रहने से मंत्रिमंडल भी समाप्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री पद की स्थिति के बारे में। स्थिति के बारे में अभिप्राय यह है मेरा कि वो उसके पद की जो औपचारिक स्थिति के बारे में अब हम बात करते हैं। लंबे समय तक प्रधानमंत्री का पद अनौपचारिक ही बना रहा, यानी वहां की संविधान में व्यवस्था में उसका कोई जिक्र नहीं था। जैसे आपको पता है कि ब्रिटिश संविधान परंपराओं पर आधारित है, लिखित रूप में नहीं था रहा। हालांकि अब बहुत कुछ चीजें लिखित रूप में आ गई हैं विभिन्न अधिनियम के माध्यम से, लेकिन फिर भी एक अगर पुस्तक के रूप में हम देखना चाहें तो ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है आज भी। तो वहां पर जो है संस्थाओं का जो विकास हुआ है, निर्माण नहीं हुआ, किसी एक समय में बनी नहीं है, वो धीरे धीरे उनका विकास हुआ है। ऐसे ही प्रधानमंत्री का पद भी है, उसका भी विकास हुआ है। और जो हम कहते हैं संयोग और विवेक वाला मामला है यहां पर लागू होता है। और प्रधानमंत्री के पद का जो की शुरुआत होती है वो एक संयोगवश हुई थी। बल्कि यूं कहें कि 18वीं शताब्दी के आरंभ में हैनोवर वंश के जो शासक आए, जॉर्ज प्रथम, जॉर्ज द्वितीय, उनको अंग्रेजी नहीं आती थी एक तो, और दूसरा उनको ब्रिटिश राजनीति में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। ग्रेट ब्रिटेन की राजनीति में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। इस कारण उन्होंने धीरे धीरे मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेना बंद कर दिया। अच्छा, यहां मैं आपको ये बता दूं कि पहले, यानी जॉर्ज प्रथम से पहले तक या जॉर्ज प्रथम के समय तक ये परंपरा थी ब्रिटेन में कि राजा मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता था। पहले उसे काबाल कहा जाता था, कैबिनेट नाम तो बहुत बाद में आया, लेकिन उसकी बैठक की अध्यक्षता, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता राजा किया करता था। लेकिन जॉर्ज प्रथम ने इस परंपरा को बदल दिया और वो उस बैठकों से अनुपस्थित रहने लगा। तो इसका परिणाम ये हुआ कि जब भी कोई बैठक होती है उसकी अध्यक्षता करने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए होता है। तो इसी क्रम में मंत्रियों में से ही एक वरिष्ठ मंत्री जो था वो उसकी अध्यक्षता करने लगा। और सन 1721 में सर रॉबर्ट वॉलपोल जो है वो पहले प्रधानमंत्री के रूप में सामने आए। हालांकि वहां की संवैधानिक व्यवस्था में इस पद का कोई जिक्र नहीं मिलता। पहली बार प्रधानमंत्री के पद का जिक्र मिलता है सन 1878 की बर्लिन संधि में। उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में उस पर हस्ताक्षर किए। फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द हिज मैजेस्टी ट्रेजरी एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम के रूप में उन्होंने हस्ताक्षर किए थे उस पर। संविधान में या विधिक व्यवस्था में अगर जिक्र की बात करते हैं तो 1937 का जो अधिनियम था, मिनिस्टर्स ऑफ द क्राउन एक्ट 1937, उसमें पहली बार प्रधानमंत्री के पद का जिक्र आता है। तो तब से प्रधानमंत्री का पद एक तरह से वहां की विधिक व्यवस्था का अंग बनता है। लंबे समय तक वो अनौपचारिक रहा और उसका जो विकास है, उसकी जो शुरुआत है वो संयोगवश हुई। हालांकि अब प्रधानमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, बहुत शक्तिशाली हो गया है। अब हम बात करते हैं उसके शक्तियों के बारे में। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया शक्तियों से पहले। मैं ये बता दूं कि अभी भी जो 1937 का एक्ट है उसमें भी प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। केवल उसके वेतन भत्तों के बारे में उसमें जिक्र आता है, बाकी उसकी शक्तियां क्या होंगी इस बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया गया। तो उसकी शक्तियां जो है वो परंपरा पर आधारित है, परिस्थितियों पर आधारित है। अभी भी औपचारिक रूप से उसे कोई शक्तियां प्राप्त नहीं है। वो जो कुछ शक्तियां प्रयोग करता है वो कैबिनेट के प्रमुख के रूप में करता है। बाकी उसकी संवैधानिक स्थिति यह है कि उसके पास कोई शक्तियां नहीं है, अनौपचारिक है आज भी उसकी शक्तियां, कहने का अभिप्राय यह है। अब हम बात करें पहले शक्तियों से पहले नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में। देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के मामले में वहां ये परंपरा है ब्रिटेन में कि उसकी नियुक्ति सम्राट करता है।
लेकिन ये सम्राट का विशेषाधिकार नहीं रह गया है, ये एक तरह से परंपराओं पर आधारित हो गया है इसमें। और सम्राट को लोक सदन में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है। अगर बहुमत दल ने अपना नेता चुन लिया है तो सम्राट के पास कोई विकल्प नहीं है। हाँ, परिस्थितियां कुछ हो सकती हैं, जब मान लीजिए कोई किसी एक दल को बहुमत न मिले, तब सम्राट के पास एक स्थिति आती है कि वो किसी को नियुक्त करे। लेकिन सामान्यतः परंपरा अब ये बन गई है कि लोक सदन में जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। और अब सम्राट ने अंतिम बार 1963 में एक प्रधानमंत्री की अपनी स्वेच्छा से नियुक्ति की थी, जिसका बाद कुछ उसका विरोध भी हुआ और परिणाम स्वरूप ये परंपरा बन गई है कि जो भी सत्ता दल जो है जिसकी उस सरकार बनने की संभावना होती है वो अपना नेता चुनता है और फिर सम्राट उसे नियुक्त कर देता है। सामान्यतः दोनों दल, अब ये परंपरा बन गई कि वो उनके जो निर्वाचित सदस्य हैं लोक सदन में वो अपने नेता का चुनाव कर लेते हैं। हालांकि जापान में तो ये संवैधानिक व्यवस्था है कि वहां की डाइट ही प्रधानमंत्री के उम्मीदवार तय करती है, राजा केवल उसकी नियुक्ति करता है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा संवैधानिक स्थिति नहीं है, व्यवहार में ऐसी परंपरा बनती जा रही है कि जो बहुमत दल है उसके जो निर्वाचित सदस्य हैं वो अपने नेता का चुनाव करते हैं। ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि लॉर्ड सभा से प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, लेकिन अब ये परंपरा बन गई क्योंकि लोक सदन जो है जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, जनता का निर्वाचित सदन होता है, तो उसी के सदस्य को जो है प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है। ये कुछ परंपराएं प्रधानमंत्री पद के संबंध में विकसित हुई हैं। प्रधानमंत्री के कार्य क्या क्या होते हैं? देखिए, मैं पहले कह चुका हूं कि उसको संवैधानिक तौर पर उसकी शक्तियों के बारे में कोई प्रावधान नहीं है वहां पर, और इसी कारण कहा जाता है कि ग्लैडस्टोन ने कहा कि ऐसा कोई पद नहीं है दूसरा जिसका बारे में संवैधानिक व्यवस्था में कोई जिक्र न हो और उसकी इतनी अधिक शक्तियां हों। शक्तियां क्या क्या है? पहली शक्ति है उसकी मंत्रिमंडल का निर्माण करता है वो। हालांकि वो पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है मंत्रिमंडल के निर्माण में, उसके विभिन्न दबाव, राजनीतिक दबाव होते हैं, उसको सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देना होता है, सभी क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व देता है। लेकिन फिर भी वो व्यवहारिक स्थिति यही है कि प्रधानमंत्री जो है, जिसे मंत्री नियुक्त करना चाहता है वो उसे कोई रोक नहीं सकता, और जिसे नहीं बनाना चाहता है वो उसे शामिल करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, अगर प्रधानमंत्री की स्थिति अपने दल में मजबूत है तो। दूसरी बात, मंत्रिमंडल के कार्यों का संचालन करता है वो, बैठकों की अध्यक्षता करता है और मंत्रियों के बीच कार्यों का विभाजन करता है, ये सारे काम प्रधानमंत्री करता है। तीसरा, मंत्रियों की पदच्युति भी उसके द्वारा ही की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री की इच्छा के खिलाफ मंत्रिमंडल में नहीं रह सकता, प्रधानमंत्री उससे अपना इस्तीफा मांगता है तो उसे देना ही होता है। इसके अलावा वो शासन की शक्ति पर उसका पूरा नियंत्रण होता है, मुखिया के नाते हेड ऑफ गवर्नमेंट उसे कहा गया है। इसी कारण से वो सारा जो देश का शासन का संचालन है वो उसी के नियंत्रण में होता है। कोई मंत्री प्रधानमंत्री के खिलाफ जाकर के कोई कार्य नहीं कर सकता। नेक्स्ट है विदेशी संबंधों का संचालन, अंतर्राष्ट्रीय विदेश नीति का निर्माण, उसका संचालन, ये भी प्रधानमंत्री का अधिकार है। वही मतलब नियंत्रण करता है उसको। विभिन्न स्तरों पर देश का प्रतिनिधित्व करता है, विभिन्न बड़ी संधियों में होती है, सम्मेलनों में वो ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। लोक सदन का नेतृत्व भी वो करता है, यानी हाउस ऑफ कॉमन्स जो है उसका लीडर होता है वो, एक तरह से, क्योंकि बहुमत दल का नेता है तो उसका लीडर भी होता है वो, और उसका नेतृत्व करता है, उसकी ओर से बोलता है एक तरह से। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो सम्राट और मंत्रियों के बीच की कड़ी होता है। मंत्रियों को अगर सम्राट से कोई बात करनी है तो प्रधानमंत्री के माध्यम से ही करते हैं, उसकी स्वीकृति से ही करते हैं। पहले परंपरा थी कि मंत्री अलग से भी सम्राट से मिलते थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये परंपरा हो गई कि सम्राट और मंत्रियों के बीच में प्रधानमंत्री एक कड़ी के रूप में सदैव मौजूद रहता है।
एक और महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाता है, वो है राष्ट्र का नेतृत्व करता है वो संकट काल में, विशेषकर जैसे प्रथम विश्व युद्ध में या द्वितीय विश्व युद्ध में जो भी प्रधानमंत्री होता है वहां पर, वो अपने देश का नेतृत्व करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें, चर्चिल बड़े उभर करके आए और उन्होंने देश का नेतृत्व किया और उस संकट से निकाल करके लाए देश को। तो ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रधानमंत्री की होती है। अंत में ये देखते हैं कि प्रधानमंत्री की जो इतनी प्रभावशाली स्थिति होती है उसके पीछे क्या कारण है। बहुत सारे कारण। एक तो सबसे महत्वपूर्ण कारण तो उसका अपना व्यक्तित्व हो सकता है। व्यक्तित्व ही उसको एक बड़ा नेता बनाता है, किसी भी व्यक्ति को। दूसरा, कुछ परिस्थितियां होती हैं, परिस्थितियां कई बार किसी व्यक्ति को बड़ा नेता बना देती हैं। साधारण परिस्थितियों में विशिष्ट व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति भी जो है अब उभर करके नहीं आ पाता सामने, लेकिन संकट काल में या विशेष विषम परिस्थितियों में अपने क्षमता का प्रदर्शन करके कोई व्यक्ति नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करके जो है अपनी स्थिति को मजबूत बना लेता है। ये एक कारण होता है। दलीय अनुशासन के कारण भी जो है, क्योंकि प्रधानमंत्री दल का नेता होता है, बहुमत दल का, दलीय अनुशासन के कारण भी उसकी शक्ति में बहुत अधिक वृद्धि हुई है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय दबाव, युद्ध की स्थितियां, संकट काल, ये सब कारण रहे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद को अधिक से अधिक शक्तिशाली बनाया है। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पद इतना शक्तिशाली है कि ये कहा जाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति भी उसके समकक्ष नहीं आता, क्योंकि अमेरिका में शक्ति विभाजन का सिद्धांत काम करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति विधायिका से कोई कानून नहीं बनवा सकता। कई बार हमने देखा बजट पास नहीं हो पाता अमेरिका में। संसद, वहां की जो कांग्रेस है वो बजट पारित नहीं करती और वहां आर्थिक संकट आ जाता है। कई कई दिन तक कर्मचारियों को घर रहने के लिए कहा जाता है, क्योंकि सरकार के पास वेतन देने के लिए पैसा नहीं होता। ब्रिटेन में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो बजट रखवाता है संसद में, वो संसद को पारित करना होता है, या करती है, वो अस्वीकार नहीं करती। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है वो अमेरिकी राष्ट्रपति से भी कहीं ज्यादा ताकतवर है। तो ये स्थिति है ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद की शक्तिशाली होने के कारण। ये कुछ महत्वपूर्ण कारण है। लेकिन फिर भी ये नहीं कहा जा सकता है कि वो जो है अधिनायक है या तानाशाह हो सकता है। तानाशाह नहीं हो सकता, कि वो एक निर्वाचित शासन व्यवस्था में शक्तियों का प्रयोग करता है, और उसकी अगर वो तानाशाह भी है तो कुछ समय के लिए ही हो सकता है, लंबे समय तक नहीं रह सकता। ये बहुत सारी परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि वो कितनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। उसका अपना व्यक्तित्व, राजनीतिक दल में उसकी अपनी स्थिति, राजनीतिक दल का लोक सदन में कितना प्रभाव है, कितना बहुमत मिला है उनको, ये जनता में उस व्यक्ति की, उस प्रधानमंत्री पदधारी व्यक्ति की क्या स्थिति है, विपक्ष की क्या स्थिति है, बहुत सारी चीजें पर निर्भर करता है प्रधानमंत्री के शक्तिशाली होने की बात। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, लंबे समय तक तानाशाह नहीं हो सकता। कुछ समय तो हो सकता है कि वो अधिक शक्तियों का प्रयोग करे, मनमानी कर सकता है कुछ समय के लिए, अगर उसका बहुमत उसे प्राप्त है, लोक सदन में उसके दल को बहुमत प्राप्त है और उसे दल में नियंत्रण प्राप्त है, तो काफी लंबे समय तक मनमानी कर सकता है। लेकिन अब जब अगर उसकी स्थिति अपने दल में थोड़ी सी कमजोर है, या वो अत्यधिक मनमानी करने लगता है, दल में ही विरोध शुरू हो जाता है। जैसे हमने देखा 1990 में मार्गरेट थैचर को त्यागपत्र देना पड़ा 11 साल के लंबे शासन के बाद। और इसी तरह से अभी हमने कुछ समय पहले देखा था टेरेसा मे, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थी, उन्हें रिजाइन करना पड़ा अपने ही दल के दबाव के अंदर। उनके दल के अंदर ही उनकी स्थिति कमजोर हो गई थी और बोरिस जॉनसन को प्रधानमंत्री चुना, उन्हीं के दल ने नए प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने सरकार बनाई। फिर तो वहां पर आज जो दल के अंदर का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, खुलापन है, वो प्रधानमंत्री को तानाशाह बनने से रोकता है। विपक्ष तो रोकता ही रोकता है उसे, उसके अपने दल के लोग भी उसे तानाशाही की ओर बढ़ने से रोकते हैं। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री शक्तियों का केंद्र तो है, लेकिन तानाशाह नहीं हो सकता। ये व्यवहारिक स्थिति ये है, क्योंकि ब्रिटिश जनमत बहुत जागरूक है। ब्रिटिश जनमत तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करता। तो इसी के साथ हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं।
फिर आपसे मैं कहता हूं कि अगर आपको कोई चीज समझने में मुश्किल हो, कोई प्रश्न हो आपका, तो आप लोग इस लेक्चर के नीचे जो कमेंट बॉक्स आता है उसमें अपना कमेंट लिख करके भेजें। मैं आपकी जिज्ञासा का समाधान करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।